एक शिल्पकार होता है तो एक शिल्पकार दो पत्थरों को खरीद के लेके आता है। उसमें से जो पहला वाला पत्थर होता है, जब शिल्पकार उस पर चोट देने लगता है तो वो कहता है अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो। तो जब वो इस तरीके से कहता है तो शिल्पकार उसे उठा के साइड में रख देता है। वहीं दूसरे वाले पत्थर पर जब शिल्पकार हथौड़ी से मारता है तो वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप दर्द को सहता रहता है और क्या करता है, अपने आप को बनने देता है। इस तरीके से शिल्पकार क्या करता है, दूसरे वाले पत्थर को एक सुंदर ईश्वर की प्रतिमा बना के तैयार कर देता है। वहीं एक इंसान आता है और उस ईश्वर की प्रतिमा को लेकर चला जाता है और मंदिर में स्थापित कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद वो जिसने मूर्ति खरीदी होती है वो दोबारा से शिल्पकार के पास आता है और कहता है भैया हमें एक ऐसा पत्थर चाहिए जिसपे नारियल फोड़े जा सके, क्योंकि लोग आते हैं तो उनको नारियल तोड़ने में बड़ी समस्या होती है। तो शिल्पकार को याद आता है कि एक पत्थर मैं पहले लेके आया था जो कि चोट खाना नहीं चाहता था, वो फालतू पड़ा हुआ है। तो जो शिल्पकार होता है उस पहले वाले पत्थर को उठाकर उस आदमी को दे देता है और वो आदमी लेके चला जाता है। और वो आदमी उस पत्थर का क्या करता है, आदमी होता है उस पहले वाले पत्थर को दूसरे वाले पत्थर के सामने ले जाके रख देता है। तो जो लोग हैं आके क्या करते हैं, ओम गणपताय नमः और नारियल तोड़ देते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि हमें क्या करना है, हमें या तो पहले मेहनत कर लेनी है, हमें पहले दर्द सह लेना है तो हम बाद में मजे लेंगे, और अगर हम पहले मजे लेते रहेंगे तो हमें बाद में काफी दर्द सहना पड़ेगा, जैसे कि पहले वाले पत्थर के साथ हुआ। और दूसरे वाले पत्थर ने क्या किया, पहले चोट सह ली थी तो वो बाद में मजे ले रहा। दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कहानी शिक्षण को, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। कहानी शिक्षण को समझने से पहले हमें कहानी को समझना पड़ेगा। देखिए जब हिंदी शिक्षण की हमने बात की थी तो हमने देखा था उसमें हम तीन तरीके का शिक्षण देखते थे, जिसमें हम गद्य शिक्षण देखते थे, पद्य शिक्षण देखते थे और व्याकरण शिक्षण देखते थे। गद्य में हम क्या क्या पढ़ते थे, हम उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत देखते थे, उसमें हम शुद्धता का ध्यान रखते थे। दूसरा अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य शिक्षण में जो भी गाई जाने वाली ऋचाएं होती हैं, जो भी गाई जाने वाली चीजें होती हैं उनको पढ़ते हैं। कहानी है, दोहे हैं, जो भी गाकर पढ़ाई जाने वाली चीजें होती हैं उनको हम पद्य में देखते थे। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में हम व्याकरण संबंधी चीजों को देखते थे, संधि, समास, कारक, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या फिर जो भी चीजें हैं, विशेषण, कई सारी चीजों को हम व्याकरण में देखते थे। तो अगर हम बात करें तो हिंदी जो भी हमारा कहानी शिक्षण है वो हिंदी शिक्षण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। क्यों भाग है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हमने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं होगा कि आपने बचपन में क्या पढ़ा था, लेकिन आपकी नानी ने, आपकी दादी ने आपको क्या कहानियां सुनाई थी, मतलब जो भी आपने कहानी नुमा सुना होगा किसी के मुंह से, तो वो क्या होगा, आपको अभी तक याद होगा। यानी जो कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम इनसे बच्चों को मोरालिटी सिखा सकते हैं, ह्यूमैनिटी सिखा सकते हैं। इससे बच्चों की इमेजिनरी जो पावर होती है, इमेजिन करने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है, चिंतन करने की क्षमता डेवलप होती है, अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता होती है वो डेवलप होती है। कुल मिलाकर कहानी का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। लेकिन अगर हम कहानी की बात करें, देखिए कहानी ना कहने और सुनने की है, सुनने सुनाने का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाने के, मतलब पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, ये कहने और मतलब सुनने सुनाने की या कहने की प्रक्रिया है। कहने कहवाने की या सुनने सुनाने की प्रक्रिया कहानी को हम कहते हैं। ये आप पढ़ा नहीं सकते कि आप एक टीचर होने के नाते आप गए, आपने जो भी बुक में कहानियां हैं उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो बच्चा वहां पे इंटरेस्ट नहीं लेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कहानी क्या है, गद्य रचना का ही एक भाग है, और इसमें ये जो कहानी है वो किसी एक विषय के पीछे चलती है। जैसे जो हमारे नाटक हैं या उपन्यास है उसमें कोई एक विषय नहीं होता, कोई एक उद्देश्य नहीं होता। इसीलिए क्या है, कहानी में एक विषय होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई सीख होती है। तो इस वजह से क्या है, इसमें पात्रों की संख्या जितनी कम होती है, जितने लोग कम होंगे, कम पात्रों को दिखाया गया होगा, कम पात्रों के चरित्र चित्रण को दिखाया गया होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारी कहानी इफेक्टिव होगी।
साथ में जब बचपन में हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनाई जाती थी या राम जी से रिलेटेड कोई कहानियां सुनाई जाती थी या हम राजा रानी की कहानियां देखते थे, पशु पक्षियों की कहानियों को सुनते थे, तो उसमें क्या है, एक मनोरंजन के लिए बच्चों को सुनाई जाती थी, बच्चे खुश होते थे, उनका मनोरंजन होता था, है ना, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए हम बच्चों को कहानियां सुनाते थे। पहले जो नानी दादी होती थी जो भी सुनाती थी, तो उससे क्या है, बच्चों के मन को छूती थी वो कहानियां। तो लेकिन मन को तो छूती थी, लेकिन उन कहानियों में कोई ना कोई सीख होनी जरूरी थी। आप देखते होंगे कोई कहानी होती है, उसकी लास्ट में कोई ना कोई सीख निकलती है, यानी जो कहानी है वो शिक्षा पे आधारित होनी चाहिए, मतलब शिक्षा पर बेस्ड होनी चाहिए। जो भी कहानी बच्चों को सिखाई जा रही है, बच्चों को समझाई जा रही है, हालांकि ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है और ज्यादातर ये जो कहानी होती है वो हम प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी रहती हैं। जो कहानी कहता है, जो कहानी कहने वाला वक्ता है, वो एक अच्छा कहानीकार होना चाहिए। कुल मिलाके जो एक टीचर है उसको एक अच्छा कहानीकार होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को जब आप क्या करते हैं, कहानी नुमा बताते हैं, किसी भी एक विषय को जो बच्चा 10 घंटे से रट रहा है बैठ के, पढ़ रहा है बैठ के, उसको आपने कहानी नुमा कह के बता दिया, तो एग्जाम में उसको वो रटा हुआ उतना याद नहीं आएगा जितना आपके द्वारा कहानी की तरह बताया गया होगा और उस बच्चे को याद हो जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री में भी हम कई सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको हमें याद रखने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, लेकिन अगर हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें हिस्ट्री के टॉपिक्स को कहानी नुमा बता देते हैं, कहानी के माध्यम से बता देते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से हमें बता देते हैं, तो क्या होता है, हमें वो चीज हमेशा याद रहती है। तो कुल मिला के मैंने ये कहा कि गद्य का भाग है, तो गद्य में एक खास बात है कि बच्चे में हम क्या चीज डेवलप कर रहे हैं, भाषा के तत्वों का ज्ञान करवा रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं हम उनमें कई सारी चीजें, कई सारे शब्दकोश डेवलप कर रहे हैं, व्याकरण संबंधी बहुत सारी शुद्धियों को हम डेवलप कर रहे हैं, जो भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाके हम अगर समझे कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई है ना, भाई कहीं ना कहीं से तो कहानी की शुरुआत हुई है, तो हम अगर अनुमान लगाएं तो हम गद्य में बहुत सारी विधाओं को देखते हैं, उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी है, तो कई सारी चीजें हम देखते ही, अभी मैंने बताया है। तो जो नाटक है, जो उपन्यास है, जो कहानी है, वो कथा साहित्य में आता है, मतलब कथा के अंतर्गत आता है। और कथा में आप देखते होंगे कोई नाटक है, कोई उपन्यास है या कोई कहानी है, उसमें रोमांच होता है, उसमें कोई क्रोध दिखाया जाएगा, प्रेम दिखाया जाएगा या कोई जिज्ञासा होगी, कई सारे इमोशन प्रकट किए जाते हैं। तो जब इमोशन प्रकट किए जाते हैं उसमें क्या होता है, जो मनुष्य है वो जब अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि हर चाहे आप नाटक में देखें, चाहे उपन्यास में देखें, चाहे आप कहानी में देखें, सब में मनुष्य के जो जीवन है उस पर आधारित घटनाएं बताई जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम कहानी की भी बात ले लें तो इसमें भी मनुष्य के भावों को ही बताया जाएगा। देखिए, इसकी शुरुआत अगर हम देखें कहानी की, तो जब मनुष्य ने भाषा को बोलना शुरू किया होगा, जब मनुष्य ने पहला शब्द बोला होगा या कुछ शब्द उनको बोलने आए होंगे, तब उन्होंने क्या किया होगा, कहानी की भी शुरुआत की होगी, अपने भावों को, अपने अनुभवों को भी बताना शुरू किया होगा। इस तरीके से कहानी का भी, मतलब कहानी की भी शुरुआत वहीं से देखी गई होगी। शुरुआत में जो लोग रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, पहले तो ऐसे अपने अनुभव को शेयर कर लिया होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अपने अनुभवों को बताने और उन्हें सुनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे ही हम कहानी कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं हर इंसान में एक जैसी प्रवृत्ति है, सुख दुख सहने की या भूख प्यास लगने की। तो हर व्यक्ति अपने दुखों को बताना चाहता है, दूसरों के सुख को सुनना चाहता है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है ना। तो वो जो बताने या सुनने की जो प्रोसेस है, वो जो इच्छा है इंसान की एक दूसरे से अपने अनुभवों को शेयर करने की, वो जो इच्छा प्रकट हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, वही क्या है, वहीं से कहानी का आरंभ हुआ होगा, है ना। तो जो कहानी है वो हर स्तर के लिए उपयोगी होती है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब आप बच्चों को कोई चीज बताते हैं तो वो इतनी क्यूरियोसिटी से सुनते हैं और अपने अनुमान भी लगाते हैं, उनमें अभिव्यक्त करने की जो क्षमता डेवलप करनी है वो यहाँ से डेवलप हो जाती है। तो जो कहानी शिक्षण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने समझा कि कहानी क्या है, अभी इसके कुछ भागों को समझना और ज्यादा जरूरी है। पहले हम कहानी को और अच्छे से समझ लेते हैं, हम बोर्ड पे समझेंगे ताकि आपको लिखने में भी कोई समस्या नहीं हो, और साथ में इनकी कुछ परिभाषाओं को भी जानेंगे, फिर हम कहानी शिक्षण की तरफ चलेंगे। अब अगर हम
देखें कि कहानी का अर्थ क्या है, तो कहानी का अर्थ अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी होती है, उसका ही समानार्थी शब्द क्या कहला रहा है, कथा कहला रहा है, या हम कह रहे हैं कहानी कहला रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात कहें कि कहानी का क्या अर्थ होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कहना, किसी भी चीज को कहना, किसी अनुभव को कहना। कोई भी कहानी होगी तो वो मानव के जीवन पर आधारित होगी, यानी अगर हम बच्चों को कुछ बता रहे हैं, आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होंगी, तो वो इस तरीके की कहानियां होंगी जो आप अपनी रियल लाइफ में भी उन चीजों को अनुभव कर चुके होंगे, है ना। तो इस तरीके से शाब्दिक अर्थ क्या है, कहना। और संस्कृत में अगर हम देखें तो जो कथा शब्द है वो संस्कृत के कथ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, कहना होता है। देखिए, अगर कोई कथा कहता है या कथा कहने वाला है या कहानीकार है, वो पहले क्या करता है, किसी भी कहानी का जो सांचा है वो अपने मन में बनाता है, अपने मस्तिष्क में बनाता है, उसके बाद में उसको ढाल लेता है सांचे में, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन देता है, उसी को हम कथा कह रहे हैं, है ना। कोई भी कहानीकार हो, जैसे कोई बच्चा होता है तो जब आप उसे कोई कहानी सुनाएंगे तो क्या होगा, वो अपने मन से आपने जो भी कहानी सुनाई उसको याद तो रहती नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने मन से धारणाओं को बनाएगा, अपने हिसाब से उसे सांचे में डालेगा, उसके बाद में वो जो विचार आपने उसको दिए हैं उसको सांचे में ढालने के बाद वो क्या करेगा, दूसरों तक पहुंचाएगा, और वो जो प्रोसेस होगा विचारों को अरेंज करने का और दूसरों तक पहुंचाने का, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कथा कहेंगे, कहानी कहेंगे। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप। देखिए, अब हम इनकी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। देखिए, परिभाषाएं क्या है, यहाँ पे लिखना जरूरी है, देख लीजिए। मैंने हमेशा से ही कहा है, सीक्वेंस में चीजों को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब अगर हम देखें तो आते हैं चार्ल्स बैरेट, क्या कहते हैं कि कहानी एक वर्णनात्मक गद्य रचना है। अभी मैंने कहा कि जो कहानी है वो गद्य का ही भाग होता है, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी शिक्षण में 3 भाग देते हैं, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो ये गद्य का ही एक भाग है जो कहानी है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। ठीक, देखिए, मनोरंजन करने से मतलब ये नहीं है कि आप क्लासरूम में जाकर सिर्फ हंसी मजाक ही कर रहे हैं, आप वहां जाके बच्चों को उस कहानी के माध्यम से क्या सिखा पा रहे हैं, ये कहानी का मेन मोटिव होता है ना। हम बच्चों में क्या चीज डेवलप कर पा रहे हैं, वो कहानी का उद्देश्य क्या है, बताने का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो भी घटनाएं हैं वो कलात्मक है ना, वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जो भी आप कहानी बता रहे हैं, बच्चों में चिंतन की क्षमता विकसित होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि सर अब आगे क्या बताने वाले हैं, या इस कहानी का सार क्या होने वाला है, इस कहानी का अंत क्या होने वाला है, या कंक्लूजन क्या होने वाला है। ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप होनी चाहिए, और वो आपसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि सर अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस तरीके से उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, तो आपको बस वो जो क्यूरियोसिटी है वो बनाए रखनी है और ज्यादा पैदा करनी है। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ आ गई होगी। दूसरा, अगर हम देखें तो प्लेटो क्या कहते हैं कि शरीर के लिए जितना भोजन और व्यायाम जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, हम एक मनुष्य हैं, तो हमें क्या है, खाने की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है ना। तो हमारे शरीर में जब ऊर्जा जाएगी और साथ में हमें व्यायाम की जरूरत होती है, क्योंकि हमें फिट रहना होता है। तो इस तरीके से क्या है, शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है, जितना व्यायाम जरूरी है, उतना ही क्या है, मस्तिष्क के लिए संगीत जरूरी है और कथा कहानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तब आप म्यूजिक सुन लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो कहानी सुन लीजिए, या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा दीजिए, या दूसरों के मन की बात को सुन लीजिए, तो आपको सुकून मिलता है। तो इस तरीके से प्लेटो ने क्या किया है, कहानी को डिफाइन किया है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से ये देख लेते हैं कि कहानी शिक्षण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहानी शिक्षण को समझने के लिए आपको कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहानी को अच्छे से समझा हुआ है तो आप कहानी शिक्षण को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो कहानी शिक्षण है, जो कहानियों पे आधारित शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कहानी शिक्षण कह रहे हैं। या हम अलग अगर एक लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं, जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनके द्वारा किसी भी विषय को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाएगी, कहानी शिक्षण कहलाएगी। जब कोई भी विषय, चाहे वो, अभी मैं बता ही रही थी कहानी को, जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था कि कोई भी विषय हो सकता है, चाहे वो हिंदी हो सकता है, वो संस्कृत हो सकता है, वो कोई भी विषय हो सकता है। जब शिक्षक कहानी के माध्यम से कोई टॉपिक पढ़ाएगा या कोई विषय को प्रेजेंट करेगा, तो उसे ही हम कहानी शिक्षण कह देते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये
प्राथमिक कक्षाओं के लिए है, हालांकि जो माध्यमिक स्तर की कक्षाएं होती हैं उसके लिए भी कहानी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आगे भी हम यूज कर सकते हैं। आगे जो उच्च कक्षाएं होती हैं उनमें भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उनमें क्या होता है, भाषा का विकास करने के लिए भी जो कहानियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। अगर आपने कोई कहानी सुना दी या किसी भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो आपने उससे संबंधित कहानी सुना दी तो बच्चा उस कहानी को डिस्कस करेगा, अपने फ्रेंड से डिस्कस करेगा, है ना। मतलब कई लोगों से आपने देखा होगा बच्चे छोटी छोटी बातों को क्या है एक दूसरे को बताते रहते हैं। मतलब आप के पास अगर कोई बच्चा आया वो अपने कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर जो है वो जरूर करेगा आपसे, आपको सुनना हो ना सुनना हो लेकिन वो बताएगा। तो इस तरीके से क्या है बच्चे में लैंग्वेज डेवलप हो रही है, साथ में ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और रुचिकर अगर होगी, कोई भी कहानी रुचिकर होगी तो उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। आप बच्चे को जिस तरीके की कहानियां सुनाएंगे उस तरीके का प्रभाव बच्चे पे होगा। इसीलिए हम क्या करें, क्योंकि अगर हमने बताया कि स्टोरी में चोरी करना अच्छी बात होती है तो बच्चा उस तरफ जाएगा। अगर हमने बताया कि ईमानदारी या सच बोलना अच्छी बात होती है तो बच्चा वो चीजें सीखेगा। तो हम कहानी के माध्यम से बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं और कहानी शिक्षण के माध्यम से हम चीजों को आसान भाषा में बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चे आसान भाषा में उन चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि जो किताबी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है और बच्चा सिर्फ रट लेता है उन चीजों को, लेकिन जब हम बच्चे को कोई चीज कहानी के माध्यम से बताएंगे, कोई विषय कहानी के माध्यम से बताएंगे, तब बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ तो पाएगा, साथ में उस चीजों को अप्लाई कर पाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम किताबों में रटने के बाद में उस चीज को समझते नहीं, सिर्फ रट लेते हैं, इसीलिए हम उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कहानी शिक्षण है बच्चों को चीजों को समझने में आसान तरीके से सहायता करता है, इसीलिए क्या है हम अधिगम में कहानी शिक्षण का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाके ये क्या करेगा, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करेगा, खुद से नई नई चीजें, यानी कोई भी वो अपने मन से कोई कहानी अपने आप से क्या कर लेगा, बिल्ट कर लेगा। क्यों, जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं तो वो अनुमान लगाएगा, वो आगे आगे बोलेगा कि सर ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो अनुमान लगा रहा है। धीरे धीरे क्या है, अगर ऐसा हो जाता है, जैसे अगर आप कोई कहानी सुना रहे हैं और उसने कुछ बोला तो आपने कहा हाँ हाँ यही होगा, तो उसमें आत्मविश्वास डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि और धीरे धीरे ये जो अनुमान लगाना है वो मतलब बिल्कुल सटीक बैठने लगता है, जो उसका अनुमान होता है टाइम के साथ में। ठीक, तो इस तरीके से क्या है बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है और वो खुद से भी रचनाएं कर सकता है, खुद से भी कहानियां बनाने लगता है। तो इस तरीके से क्या है ये कहानी शिक्षण मदद करता है बच्चों की, साथ में अनुमान की क्षमता उसकी डेवलप हो जाती है। आई होप कहानी शिक्षण आपको समझ आया होगा। और ये देखिए इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि कहानियों पर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया को हम कहानी शिक्षण कहते हैं। और साथ में अगर आपको समझना और अलग लैंग्वेज में समझना है या एक और डेफिनेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं कि जब शिक्षक किसी भी विषय को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है या समझाता या बताता है तो उसे ही हम कहानी शिक्षण कहते हैं। अब हम समझेंगे कहानी शिक्षण के तत्व क्या हैं, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो कहानी होती है वो कैसी होती है, वो मानव के जीवन पर आधारित होती है कि कौन सी घटना उसके जीवन में घटित हुई है, कौन से भाव उसके जीवन में प्रकट हुए हैं, वो सारे ही कहानी के माध्यम से व्यक्त की जाती है। और इतनी सारी विधाएं हैं चूंकि गद्य की, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो लोकप्रिय है, जिसको ज्यादातर लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि नाटक लंबे हो जाते हैं, उनको भी वो भी बोरिंग हो जाते हैं, और उपन्यास के साथ भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कहानी है उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो किसी भी एज का, किसी भी आयु का मतलब इंसान हो, व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सभी को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कहानी शिक्षण है उसके तत्व क्या हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कथा वस्तु, कथा वस्तु क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कहां से वो कहानी ली गई है, मतलब उसका सार क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी उसके मनोभाव क्या कह रहे हैं, उस कहानी में क्या बताया गया है, या कौन उसकी जो विषय वस्तु है या उसका हम कह सकते हैं जो सामग्री है वो कहां से ली गई है, ये सारी चीजें कथा वस्तु में बताई जाती हैं। जैसे कि शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो फिल्म में भी हम देखते हैं कि कहां से ली गई है, किसने लिखी है, किसने म्यूजिक दिया है, तो इस तरीके की चीजें हम कहां देखते हैं, कथा वस्तु में देखते हैं कि किसने लिखी है ना। तो वो सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी।
उसके बाद अगर हम बात करें चरित्र चित्रण की, इसमें पात्रों की जो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे एक राजा है एक रानी है, तो उन दोनों का जो पात्र है, मतलब पात्रों के जो भी विशेषताएं हैं, जो भी चरित्र है, उसको प्रेजेंट किया जाता है कि वो कौन सी वार्ता कर रहे हैं या किस रोल में है। तो वो सारी चीजें हम चरित्र चित्रण में देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं पात्रों के चरित्र की जो विशेषताएं हैं उनको जानने या समझने की जो प्रक्रिया है वो चरित्र चित्रण कहला रही है। उसके बाद हम बात करें तो कथोपकथन क्या कहलाता है? जैसे कि हम गद्य की विधा देखते हैं एकांकी, और एकांकी में क्या होता है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे श्याम और मोहन आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो, तुम कहाँ गए थे, यहाँ घूमने गए थे, तो दो लोगों का संवाद चल रहा होता है। इसी तरीके से कहानी में क्या होता है, कहानी में हम उसको एकांकी ना कह के हम उसको कथोपकथन कह देते हैं। यानी जब कहानी में क्या होता है, दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो पात्र आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, उसे हम कथोपकथन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा शैली, देखिए भाषा शैली जो है वो इतनी ज्यादा कठिन या टफ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो पात्र हैं उनके इमोशंस बाहर ना निकल के आ पाए, यानी उनकी जो मन स्थिति है ना, क्या वो कहना चाहते हैं ये समझ में ना आ पाए। तो क्या है, भाषा क्या हो, कैसी हो, सजीव हो, यानी सजीव चित्रण कर सके, आसान हो, सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया हो कहानी में, जिससे कि पात्र क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये दर्शकों को पता चल सके, देखने या सुनने वाले को पता चल सके। साथ में ये विभिन्न स्थितियों में परिवर्तित हो सकती है, यानी अगर किसी अलग स्टेट में कोई कहानी सुनाता होगा तो वो हिंदी में तो सुनाता नहीं होगा, तो अलग स्टेट में अगर कोई कहानी सुनाएगा तो वो बंगाली, फारसी, मराठी, तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदल सकती है भाषा, ठीक है। तो भाषा बदलेगी, साथ में इसको कहने का ढंग भी बदलेगा, लेकिन आसान और क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए किसमें, कहानी में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देश, काल और वातावरण, यानी ये स्थिति के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उस तरीके की ही कहानियां हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। जैसे कहीं गरीब समाज है ना, मतलब कहीं आसपास के इन्वायरमेंट में गरीब लोग रहते हैं या वहां पे भुखमरी है, तो उससे संबंधित हम दिखाएंगे कि उस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करा जाता है या किस तरीके से मोटिवेट रहा जाता है ना। तो हम क्या है, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, जो भी कहानियां होंगी उससे संबंधित ही होंगी। तो इस तरीके से क्या है, देश, काल और वातावरण को आप समझ चुके होंगे, यानी समय और समाज पर आधारित होते हैं, उल्लेख करते हैं, जैसा समाज वैसी ही कहानियां, वैसी ही भाषा, है ना। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उद्देश्य, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कहानी में कोई सीख ना हो, मतलब इस मोरल ऑफ द स्टोरी कोई ना कोई तो दिया ही होता है, चाहे हम बुक्स में भी देखें या कोई सुनाता है उसके बाद भी वो सीख देता है कि ये कहानी क्यों मतलब आपको बताई जा रही है या सिखाई जा रही है। तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है कहानी का, और जो भी कहानीकार होता है, जो भी कथाकार होता है, वो बनाता ही कहानी को, मतलब कहानी की रचना करता ही इस तरीके से है ताकि कुछ मतलब ध्यान में रखे कि इस स्टोरी की सीख क्या होगी, इस कहानी के माध्यम से लोग क्या सीखेंगे। तो इस तरीके से क्या है, कोई कहानीकार या कथाकार रचना करता है किसी भी कहानी की। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि कहानी शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कहानी शिक्षण है उसके कुछ उद्देश्य क्या हैं और उसके कुछ महत्व क्या हैं। वैसे आपको कहानी शिक्षण समझ आ ही गया होगा तो आप लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपके पास कुछ बुकैप्स इकट्ठी हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये वाले, जैसे कि उद्देश्य में मैंने बताया है कि शिक्षाप्रद मनोरंजन। देखिए वैसे तो कहानियां मनोरंजन करती ही हैं, लेकिन हम उन कहानियों के साथ में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दें जो शिक्षा से संबंधित हों, जिससे उन्हें कुछ सीखने के लिए मिले। तो कहानी शिक्षण का एक मेन मोटिव ये होता है कि हम कहानी के माध्यम से क्या सिखा पा रहे हैं बच्चे को। तो कुल मिला के शिक्षाप्रद मनोरंजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सद्वृत्तियों का विकास करना, यानी सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, या फिर इससे संबंधित कुछ भी, मतलब वीरता क्या है ना। बहुत सारी स्टोरियां ऐसी होती है जब हम बच्चे को सुनाते हैं तो वो उस चीज पे चिंतन करते हैं कि अगर वो व्यक्ति गया या उसने ऐसा किया तो क्यों किया। तो ये सारी चीजें क्या है, हम उसके अंदर सद्वृत्तियों का विकास कर रहे हैं, अच्छी चीजों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कहानी के माध्यम से। लेकिन आप जिस तरीके की कहानी सुनाते, अगर आपने उसको ऐसी कोई कहानी सुना दी जिसमें चोर जीत गया था, या फिर इस तरीके की कोई कहानी सुनाई जिसमें विलन जीत गया था, तो वो उस तरीके की हरकतें करेगा या उस तरीके के अपना प्रोस्पेक्टिव उसका डेवलप होगा।
साथ में अगर हम बात करें तो बालकों का मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक विकास होगा। देखिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए रोल मॉडल्स बन जाते हैं, जैसे एक जो टीचर है वो भी क्या है उनके लिए एक कह सकते हैं उनका अनुसरण करते हैं बच्चे। तो ऐसे ही कहानी के जब पात्रों के बारे में आप बच्चों को बताते हैं तो बच्चा अपने आप को उस रंग में ढालने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो क्या है वो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से क्या है डेवलप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी उनकी जो इमेजिन करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप होगी। किसके माध्यम से? कहानी शिक्षण के माध्यम से। और जो बताने वाला है, जो कहानीकार है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वो एक तरीके से इस कला में निपुण होना चाहिए, तभी जाके बच्चों तक जो स्टोरी है उसका जो मतलब है वो पहुंच पाएगा। बीच बीच में आपको ट्विस्ट लाना होता है, कई कई घटनाएं बतानी होती हैं जिससे कि बच्चों में उत्सुकता हमेशा बनी रहे और बढ़ती रहे। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ती रहे, यानी बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करना ही क्या है मेन मोटिव होता है कहानी शिक्षण का। इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ महत्व बताए गए हैं कि कहानी शिक्षण के महत्व क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संवादात्मक भाषा विकास। संवाद का मतलब बातचीत करना, तो कहानी के माध्यम से बच्चे में संवादात्मक भाषा का विकास होता है। संवादात्मक, ठीक। तो कुल मिला के क्या है, कहानी के द्वारा बच्चे में नए नए शब्द डेवलप होंगे, क्योंकि ये गद्य का भाग है तो हम बच्चे की वोकैब्स को इनहेंस कर रहे हैं, बच्चे की जो भाषा है उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। व्याकरण संबंधी ज्यादातर जो चीजें हैं उसको डेवलप करने का प्रयास हम कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। जो वाक्यांश है उनकी समझ आएगी कि किस तरीके से हमें सही शब्द का इस्तेमाल कहां पे करना है, कहां पे लोकोक्तियों का इस्तेमाल करना है ना। कहानी में हम बहुत सारी लोकोक्तियों का या बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो चीज बच्चे समझ पाएंगे और बच्चों की जो भाषा संबंधी, जो भाषा के कौशल है उनको निपुण करने में हम इस शिक्षण का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चों की। तो दूसरे अगर हम महत्व को देखें तो क्या है, रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को डेवलप किया जा सकता है, यानी कहानी के माध्यम से हम बच्चे की रचनात्मकता और उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो डेवलप करेंगे। और बच्चे जब अलग अलग कहानियां पढ़ेंगे, अलग अलग पात्रों को देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन को देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, हर चीज को एक सोचने के लिए, या हम कह सकते हैं हर चीज को अपने पक्ष से, दूसरे के पक्ष से सोचने के लिए मोटिवेट होंगे। उनका दृष्टिकोण बढ़ेगा, वो विश्लेषण कर सकेंगे, हर एक पक्ष को जज कर सकेंगे, सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, मतलब उनके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप होगी। साथ में उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता और जो मनोचित्रण है, मतलब मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो किस किस तरीके से, किसके प्रति किस तरीके के होने चाहिए, कौन अच्छा कौन बुरा, उनको इस तरीके की जो समझ है वो पैदा होगी, किससे, कहानी शिक्षण के माध्यम से। उसके बाद अगर हम बात करें मूल्यांकन और नैतिकता, यानी जो कहानी है वो बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बच्चों को ह्यूमैनिटी सिखाने में, मोरालिटी सिखाने में, या भी सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको सिखाने में कहानी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जो भी मतलब वैल्यूज हैं, जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको हम सिखा सके, यानी नैतिक संदेश दे सके, सही गलत का अंतर है, जो अच्छाई है, जो बुराई है, जो समर्पण है, साझा करने वाले जो भी मूल्य हैं, कुल मिला के उनको क्या कर सकेगा, वो समझ सकेगा कि ईमानदारी अच्छा होता है। और ये नहीं है कि वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर ले, अगर ईमानदारी अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, तो वो खुद से ही इस बात के ऊपर अंदर उसके डिस्कशन चलता रहेगा कि हाँ उसने ये काम किया था तब उसे ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से उसकी जो सोचने की क्षमता है, अच्छाई बुराई हर तरीके से वो खुद को डेवलप करेगा। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से वो डेवलप हो रहा है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो साहित्यिक संवेदनशीलता और सामर्थ्य, यानी बच्चे की साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। जब वो कहानी सुनता है तो उसे धीरे धीरे, जब वो बड़ा होता है तो उसे क्या है, वो चीज समझ में आती है और साहित्य में उसकी विशेष रुचि हो जाती है, उसे इंटरेस्ट आने लगता है और वो विश्लेषण करना सीख जाता है, विचारों को अपने विस्तारित रूप देना सीख जाता है, किसी भी छोटे से टॉपिक को बड़ा करके बताना सीख जाता है, अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। तो ये क्या थे, हमारे कुछ उद्देश्य थे और कुछ महत्व थे। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो कहानी शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कहानी शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि कहानी आकार में छोटी होती है, जिसमें कथा तत्व की प्रधानता होती है। इतनी देर से हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं, बट अलग से एक हेडिंग इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से रिटन वर्क अच्छे से करना है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, वरना बात पूरी वीडियो में यही की जा रही है। तो कहानी क्या है, आकार में छोटी होती है। जो नाटक है, जो उपन्यास है, वो बड़े होते हैं, ठीक है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, कथा तत्व की प्रधानता है। साथ में अगर हम बात करें तो कहानी में विषय के एकत्व प्रभावों की एकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इसका कोई उद्देश्य होना जरूरी है, यानी जो भी इफेक्ट दिख रहा है, एक विषय को लेके चलती है कहानी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ऐसा अगर एक से ज्यादा विषय निहित है तो वो कहानी नहीं कही जाएगी। साथ में अगर हम बात करें तो कहानी ऐसी हो जो 20 मिनट में, 1 घंटे में या कम समय में जैसे शुरू हो वैसे ही खत्म हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ऐसा ना हो कि इंसान के ऊपर बोझ लगने लगे, इंसान को सुनने का मन ही ना करे। कहानी क्या है, इंजॉयमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है, तो वो 20 मिनट या 1 घंटे में या कुछ ही कम समय में खत्म हो जानी चाहिए। साथ में कौतूहल और मनोरंजन का आवश्यक गुण है किसका, कहानी का। कहानी में क्या है, शोर शराबा, यानी इंजॉयमेंट लेना या मनोरंजन करना, कौतूहल करना, शोर शराबा करना, ये सारी किसके तत्व हैं, ये सारे कहानी के तत्व हैं। साथ में हम बात करें तो कुछ चीजें तो यथार्थ होती हैं, क्योंकि कहानी ज्यादातर यथार्थ पे ही बेस्ड होती है। हालांकि मनुष्य के जीवन के सारे ही अंग नहीं लिए जाते हैं, कुछ भागों को उठा लिया जाता है, बाकी क्या है, कल्पित है, यानी कल्पना पर आधारित होती हैं। और जो यथार्थ हैं उनको भी इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो सच लगे, रियल लगे, रियलिस्टिक लगे, क्या है, कहानी का गुण है, ठीक। तो उसके बाद हम बात करें तो कहानी जैसे शुरू हो वैसे खत्म हो जानी चाहिए। रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए और संतुलित होनी चाहिए। कहानी अपने आप में एक पूर्ण है, विधा है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें प्रेरणा प्रदान करने के गुण होते हैं कहानी में। उसके बाद अभिव्यक्ति के कई सारे अनेक गुणों को आप क्या देखते हैं, कहानी के माध्यम से देखते हैं, जो कि पात्रों द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि कई जगह मैंने देखा और ये टॉपिक नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगर आप लोगों की मदद हो पाई हो और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो, इससे पहले में मैंने कई सारी वीडियोस को बनाया हुआ है, तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।